हेलो हेलो। ओके, सबसे पहले तो वेलकम टू सी ए इंटर। सी ए इंटर का बेसिक तुम्हारा जो ग्रुप टू है, ग्रुप टू के अंदर तुम्हारे तीन सब्जेक्ट है, कॉस्टिंग, ऑडिट, फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड एसएम। तो ऐसे तुम्हारे सब्जेक्ट रहेंगे। तो उसके अंदर का कॉस्टिंग पार्ट अपन चालू करने वाले। यस, ये ग्रुप टू है फिर भी ये चालू रहेगा। तो दो सब्जेक्ट तुम्हारे ग्रुप वन के चलेंगे और एक सब्जेक्ट तुम्हारा ग्रुप टू का चलेगा। कॉस्टिंग खत्म होने के बाद तुम्हारा ऑडिट और एफएम ऐसा एक 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 बाद में चलता रहेगा। सो पहले कुछ दिन अपना सिर्फ एक सेशन में चलेगा, 7-8 दिन, उसके बाद अपन दो इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। सो बेसिकली सबसे पहले कॉस्टिंग का तुम्हारा पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। तो पेपर पैटर्न न्यू जो सी एंटर हुआ है उसके हिसाब से हर एक पेपर 30 मार्क के तुम्हारे एमसीक्यूज रहेंगे और 70 मार्क का तुम्हारा राइटिंग वाला रहेगा। और ये तो 30 मार्क है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है क्या? एब्सोल्युटली नो। क्यों? थेरी सब्जेक्ट के लिए ये सबसे बेनिफिट है, ऑडिट के लिए बहुत अच्छी बात है, इनकम टैक्स लॉ के लिए अच्छी बात है, एसएम के लिए अच्छी बात है। प्रैक्टिकल्स के लिए नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स के लिए बच्चों को आंसर वैसे भी सॉल्व करके आ सकते थे। अभी ये इंस्टीट्यूट तुमको एक एक मार्क के लिए 5-5 मार्क वाले क्वेश्चन दे देती है, बट ठीक है, उसके लिए कोई नहीं है। तो बेसिकली छोटे से छोटे फॉर्मूलेज एंड कॉन्सेप्ट तुमको ध्यान देके करना है। टाइम का प्रॉब्लम नहीं जाता है आज तक। कॉस्टिंग की सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो टाइम इज नॉट एन इशू। तो टाइम को छोड़ के बाकी सब चीजें मैनेज आराम से हो जाती है। सो 30 मार्क के लिए तुम्हारे एमसीक्यूज रहेंगे। 70 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये 5-5 मार्क के तुमको 4 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये 20 मार्क ऐसे हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3 10 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 4 10 मार्क्स, 30 40 50। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो तुमको 80 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेगा। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है, उसको कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 7 तक, 2 से लेवल 7 तक एनी 5 अटेम्प्ट करने हैं तुमको, एनी 5। उसमें से क्वेश्चन नंबर 7 कंपलसरी थ्योरी रहेगा 10 मार्क का। और ये 10 मार्क का कंपोजिशन रहेगा 3 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क और 4 मार्क। मतलब 4 क्वेश्चंस आएंगे, 4 क्वेश्चन में से 2 कंपलसरी अटेम्प्ट करने हैं, लास्ट वाला 2 में से 1 अटेम्प्ट करना है थ्योरी। सो अगर तुम कॉस्टिंग को कोई चाहता है कि सर मैं थ्योरी स्किप करके गया, तो यस चल जाएगा, प्रैक्टिकल बेसिस पे तुम पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, बट एमसीक्यू की हद तक तो तुमको पढ़ के जाना पड़ेगा। सो कॉस्टिंग प्रैक्टिकल है या थ्योरी? तो आंसर इज प्रैक्टिकल। तो ये आंसर हो गया। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है या थ्योरी? तो ये प्रैक्टिकल है। थ्योरी तुमको 10 मार्क के लिए राइटिंग के लिए आती है, बट वो ऑप्शनल है, तुम चाहिए तो उसको स्किप करके प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो पूरा पेपर तुम्हारा प्रैक्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। टाइम का इशू नहीं जाता है सच, पूरा फॉर्मूला बेस्ड एंड कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे है। टोटली सब्जेक्ट तुम्हारे लिए नया है, टोटली सब्जेक्ट तुम्हारे लिए नया रहेगा। 11वीं 12वीं का कोई संबंध नहीं है ये सब चीजों के लिए, सभी बच्चों के लिए एकदम नए वर्ड्स, सब कुछ नए तरीके से आएंगे। रिगार्डिंग सर इसमें क्या स्कोरिंग हो सकती है, तो आज तक बीसीए का टॉपर अपना 95 है। सो होप करते कि इस बार ये रिकॉर्ड इसके भी आगे चले जाएगा। तो 80+ 90+, हर बार एक तो भी स्टूडेंट मिनिमम 80-90+ आता है कॉस्टिंग के अंदर। तो स्कोरिंग है क्या? यस, तुम्हारे ऊपर है, तुम उसको कितना इंटरेस्टिंगली लेते हो, कितना टाइम इसके ऊपर देते हो, उतना ये स्कोरिंग करके दे देगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम एमसीक्यू आया है, इसकी वजह से मे बी इक्वेशंस आर चेंजिंग, बट एग्जाम्शन स्कोर करने के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्शन इसमें जनरली बहुत इजीली स्कोर किया जा सकता है। नाउ कमिंग बैक टू इसमें कितने चैप्टर्स है, बेसिक डिस्कशन में आते हैं। तो टोटल 15 चैप्टर्स है इसमें, जिसमें पहला चैप्टर पूरा थियरी है, तो 14 तुम्हारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स है। ओके, तो अगर 14 प्रैक्टिकल चैप्टर्स को अगर मैं पकड़ता हूं, अब देखो तुम्हारे क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चंस आएंगे, बाकी इसमें तुम्हारे एक एक ही क्वेश्चन आएंगे, इसमें 2 क्वेश्चंस रहेंगे। तो 4 और 2 6, 7 8 9 10,
और ये 3। तो बेसिकली 14 चैप्टर्स है, 14 चैप्टर्स के 14 क्वेश्चंस तुमको एग्जाम में दिखेंगे, प्रैक्टिकल थ्योरी कुछ भी हो। तो हर चैप्टर का एक क्वेश्चन मेन एग्जाम में रहने वाला है, इसका कोई वाद ही नहीं है। एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। तुम एक भी चैप्टर पढ़ के आएंगे, एक भी, एग्जाम में कुछ ना कुछ तो लिख के आएंगे, और एक भी चैप्टर स्किप करेंगे तो एग्जाम में कुछ ना कुछ तो स्किप करके आएंगे। दैट इज अ बेसिक लॉ ऑफ कॉस्टिंग। एक भी चैप्टर आता है एग्जाम में लिख के आएंगे, एक भी चैप्टर स्किप करके गए मेन एग्जाम में, कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन स्किप करके जाएंगे, तुम आएंगे। लकीली एक आधा चैप्टर एक है, मैं बोल दूंगा तब बाद में फ्यूचर में जब जाएंगे कि वो 2 चैप्टर में से एक क्वेश्चन जनरली पूछते, बाकी सभी चैप्टर कंपल्सरीली एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो बेसिक दैट। अब फर्स्ट डे है तो बेसिकली मैं मेरे इंस्ट्रक्शंस पहले से क्लियर कर देता हूं। पहला, जितने भी अपन चैप्टर्स क्लास में सॉल्व करेंगे नोट्स में मेरे ट्राई करता हूँ कि आरटीपी एमटीपी तुम्हारे कवर हो। आरटीपी स्टैंड्स फॉर रिवीजन टेस्ट पेपर्स, एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर, उसमें से जो भी आईएमपी लगता है वो मैं ले लेता हूँ। पास्ट 3 अटेम्प्ट, लास्ट 3 अटेम्प्ट, लास्ट 3 अटेम्प्ट के चैप्टर जैसे ही खत्म हो जाता है या चैप्टर चालू रहते समय एक आधा टाइप का हो गया और वो लास्ट 3 अटेम्प्ट में क्वेश्चन अगर अवेलेबल है तो वो मैं क्लास में सॉल्व करा के लूंगा फॉर ऑल द चैप्टर्स। तो लास्ट 3 अटेम्प्ट के पेपर अपने क्लास के अंदर ही सॉल्व हो जाएंगे, तो उसका तुमको टेंशन नहीं रहेगा। मॉड्यूल का 50% नोट्स में रहेगा, मॉड्यूल आधा तुमको पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, सपोज मेरा टीचिंग कंप्लीट हो चुका है, तो उसके नेक्स्ट डे पे तुम्हारे पास पेपर कवर हो जाएंगे। ओके, तो 3 अटेम्प्ट के कवर हो गए। अब मॉड्यूल पढ़ने के लिए जैसा फाउंडेशन का सिस्टम मोर और लेस अपना था वैसा यहाँ पे भी सिस्टम रहेगा। एक डे डिसाइड हो जाएगा, जनरली संडे रहता था, पर अगर संडे पे मल्टीपल एग्जाम्स आ गए तो कॉस्टिंग का पेपर थर्सडे पे शिफ्ट हो जाएगा। एवरी थर्सडे कॉस्टिंग पेपर रहेगा। तो पेपर के पहले एक दिन पहले डाउट सेशन रहेगा। अगर किसी को भी मॉड्यूल के क्वेश्चंस पढ़ के आने के बाद कुछ भी डाउट्स है क्लास में पूछो, अपन क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। आधे क्वेश्चन क्लास नोट्स में कवर रहेंगे, आधे तुमको पढ़ने पड़ेंगे। तो उसमें अगर किसी को भी डाउट है क्लास में पूछो, अपन क्लास में वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो एवरी चैप्टर, ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर टेस्ट होगा। जो छोटे चैप्टर्स है उसको कंबाइन करके 2 चैप्टर पे टेस्ट होगा अगर छोटा रहा तो, बड़े चैप्टर्स पे इंडिविजुअल टेस्ट होगा। एवरी वीकली रहेगा, जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 3 अटेम्प्ट के कवर रहेंगे। बेसिक अपन क्लास में मॉड्यूल, लास्ट 3 अटेम्प्ट, आईएमपी आरटीपी एमटीपी में पूरा आरटीपी एमटीपी नहीं कवर करा सकते, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। आरटीपी एमटीपी की बुकलेट तुमको प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें तुम प्रैक्टिस खुद से कर सकते हो। अगर किसी को चाहिए तो वो पीडीएफ फाइल भेज दूंगा, वो खुद से पढ़ने के लिए यूज कर सकते हो। नाउ बेसिकली अपने को यहाँ तक समझ चुका है, प्रैक्टिकल है, 100% स्कोरिंग है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मॉड्यूल तुमको पढ़ना पड़ेगा इनिशियली, जब तक तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं होता, मॉड्यूल्स वगैरह नहीं आते, आईसीआई के वेबसाइट से जाके मॉड्यूल डाउनलोड कर लो। अपन गांव भर की पिक्चर डाउनलोड कर रहे टेलीग्राम पे, एक आधा मॉड्यूल भी डाउनलोड कर लो, कुछ नहीं होता। तो ये सब चीज़ें अपना अप टू डेट रहना चाहिए। जितने स्टूडेंट्स अप टू डेट रहेंगे किसमें, रिजल्ट्स के बारे में, हाँ, जितना तुम मॉड्यूल के बारे में अप टू डेट रहेंगे, मॉड्यूल जैसे ही क्लास में खत्म हो गया तुम्हारा मॉड्यूल क्लास में खत्म हो जाना चाहिए। बाद में पढ़ने के लिए ज्यादा मत रखो पेंडिंग, बाद में के लिए सिर्फ रिविजन्स रखो। मॉड्यूल जितने ज्यादा साइड बाय साइड क्लास के साइड बाय साइड करेंगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और ये चीज एकदम स्टार्टिंग से बांध के रखना अपने मन को। ओके, नाउ ये बोलने की जरूरत नहीं अलग नोटबुक होना चाहिए। जैसे एक आधा चैप्टर चालू होगा, स्टार्टिंग के 3 से 4 पेजेस ब्लैंक रखेंगे, पूरे आईएमपी पॉइंट्स, एमयू नोट्स, आईएमपी क्वेश्चंस, मॉड्यूल के आईएमपी क्वेश्चंस, वो 3-4 पेजेस में तुम्हारा कवर हो जाना चाहिए। सेपरेट नोट्स बनाना किसी के लिए भी टाइम के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो अपने को क्लास के साइड बाय साइड ही तुमको क्या करना है ध्यान में रखना। एक आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो तुम्हारा काम बनता है ये क्वेश्चन तुमको कैसा फील हुआ।
मैटर नहीं करता, मैं बोलूंगा इजी है, पर तुमको कैसा गया, तुमको अगर डिफिकल्ट गया तो तुम्हारे लिए सी हो गया, तुमको अगर इजी लगा तुम्हारे लिए ए हो गया, तुमको अगर सो लगा तुम्हारे लिए बी कैटेगरी हो गई। तो ए एंड बी एंड सी कैटेगरी नोट्स हर चैप्टर को फ्रॉम द डे वन यू हैव टू वेरी सिंसियर, यू हैव टू बी वेरी ओबीडियंट। ये चीज तुमको स्टार्टिंग से करनी है। नोट्स बनाने के लिए टाइम किसी को भी नहीं मिलेगा। अगर कोई बोलता है कि मैं आराम से घर से जाके नोट्स बनाऊंगा, वो फेक रहा है, या वो 2-3 सब्जेक्ट ऑप्शन पे छोड़ रहा है, सब्जेक्ट ऑप्शन पे छोड़ रहा है। तो याद रखना नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं है। तो फ्रॉम द डे वन जैसा भी चालू है, जो भी क्वेश्चंस चालू रहेंगे तुमको उधर ही लिख देने का है कि तुमको कैसा फील हुआ, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, ये तुमको करना है। फिर जैसे ही चैप्टर खत्म हो गया, मॉड्यूल जब करेंगे तो तुमको काम क्या करना है, और मॉड्यूल के अंदर क्लास नोट जैसे क्वेश्चन दिखे सेम टू सेम नंबर के साथ मैच होते कुछ कुछ, तो तुमको पेंसिल से मॉड्यूल में कट कर देने का है, पेंसिल से। तो वो तुमको बाद में जब भी मॉड्यूल ओपन करेंगे तुमको ये फील होगा कि ये नोट्स में कवर्ड है। तो सिर्फ बैलेंस पार्ट ही तुम्हारे लिए रहेगा, और बैलेंस पार्ट के अंदर भी तुमको क्या करना है, नोट्स से सिमिलर रहेंगे एक आध दो क्वेश्चन, तो सिर्फ अलग कुछ एडजस्टमेंट दिखी तो उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर देने का। क्या करना है, हाईलाइटर से हाईलाइट कर देने का। इसके वजह से क्या होगा कि मुझे मॉड्यूल सॉर्टिंग हो गई, मेरी मॉड्यूल के जो नोट्स के क्वेश्चन है वो कट हो गए, अदर क्वेश्चंस के अंदर से एडिशनल एडजस्टमेंट हाईलाइट हो गई। तो सबसे बड़ा टास्क है सी इंटर का टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट करने के लिए क्या सीखना पड़ेगा कि बाद में घर पे जाके वापस से करेंगे इसके लिए नहीं है, जब चल रहा है उसको ही अच्छे से करो। तो मॉड्यूल जैसे ही पढ़ना चालू रहेगा अपना, मॉड्यूल जैसे ही पढ़ना चालू रहेगा तो उसके साइड बाय साइड उसके नोट्स निकलना चालू हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हाईलाइट हो गए, आईएमपी एडजस्टमेंट्स हाईलाइट हो गए, रिपीटेड क्वेश्चंस कट हो गए, ये सब चीजों पे अपने को ध्यान देने का। ओके हाँ, सो ये सब चीजें स्टार्ट में आज एक बार बोला, और एक ने तो 2 बार बोलूंगा। जो इसको फॉलो करेगा लास्ट में वो बहुत सुखी रहेगा, क्योंकि लास्ट के जो 3 महीने तुमको पढ़ाई करने को मिलने वाले हैं, तो उसके अंदर तुम्हारे को अवेलेबल सब्जेक्ट है 6 बोलने के लिए। अगर उसको मैं डिवाइड करूँ तो वो 8 बन जाते हैं। इनकम टैक्स, जीएसटी एक बोलते वो है 2, एफएम एसएम बोलने के लिए एक है 2, तो अकाउंट्स एयर्स एंड प्रैक्टिकल अकाउंट्स बोलते एक है 2, तो तुमको मिनिमम 8 से 9 सब्जेक्ट है। 8 से 9 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए तुम्हारे पास 90 दिन है, हर सब्जेक्ट को 10 दिन। उसके अंदर 50-50 और 100 मार्क के पेपर्स, तुमको रिवीजन, पढ़ाई, सब कुछ तुमको करने का। डरा रहा नहीं हूँ, बता रहा हूँ हकीकत से। तो बाद में रिवीजन ही मिलेगा, पढ़ने को टाइम नहीं मिलेगा। तो जो भी करना है क्लास के साइड बाय साइड करने का है, ठीक है। अगर कोई अभी फर्स्ट डे आया और कल से कोई अभी 1-2 दिन में अलग अलग एकदम आराम आराम से आएंगे, ज्वाइन करेंगे कुछ कुछ बच्चे, आप देखो कि फर्स्ट डे से भी कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएंगे। मैं अभी 2-4 मिनट के बाद पढ़ाना चालू करने वाला हूँ, क्योंकि अपने पास टाइम वेस्टेज के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। सो एवरी डे इज इम्पॉर्टेंट। अभी तो भी एक सेशन में चालू है, 2 सेशन में जाने के बाद, 2 सेशन में जाने के बाद एक भी दिन अगर तुम एब्सेंट रहते हो, एक भी दिन, तो मिनिमम 8 to 9 आवर्स ऑफ क्लास तुम्हारा जाता है। 8 to 9 आवर्स ऑफ क्लास, 8 to 9 आवर्स ऑफ क्लास ऑफ सीए इंटर तुमको घर पे पढ़ने के लिए 16 घंटे लगेंगे। मैं अगर 8 घंटे में पढ़ा रहा तो तुमको 16 घंटे लगेंगे, हमसे तो फास्ट है नहीं, तो तुमको 16 घंटे लगेंगे। 16 घंटे कब करेंगे, बीसी के क्लासेस करते करते बाजू में एक्स्ट्रा टाइम में करेंगे। तो 16 घंटे कवर करने के लिए दिन के 2 घंटे करेंगे तो 8 दिन जाएंगे। तो एक दिन मिस करना तुम क्लास से 8 दिन पीछे रहने के बराबर है। और उस दिन का कब पढ़ेंगे, वो 8 दिन में जब क्लास चल रहा है उसका कब पढ़ेंगे। 3 दिन एब्सेंट मतलब 1 महीना पीछे। तो ये गार्ड बांध लो, एक भी दिन एब्सेंट नहीं रहना है। लास्ट बैच के अंदर 3 स्टूडेंट ऐसे, 3 स्टूडेंट एक लेक्चर भी एब्सेंट नहीं है, एक लेक्चर फ्रॉम द फर्स्ट डे से लास्ट डे तक एक भी लेक्चर एब्सेंट नहीं। और 25 स्टूडेंट ऐसे है जो 7 महीने में से 6 महीने एक भी लेक्चर एब्सेंट नहीं। ठीक है सर, आपको कैसे पता। तो आज डेट है अपनी 9-10 जो भी है, तो 2-3 दिन के बाद अपन एक चालू करेंगे, एक डेट डिसाइड करेंगे। उस डेट से एवरी मंथ ऑन मंथ मैं प्रेजेंट ही चेक करूंगा हर बच्चे की। जो भी पूरे लेक्चर्स पूरे दिन प्रेजेंट है उसको एवरी मंथ प्राइज मिलेगा, एवरी मंथ। सिर्फ तुमको क्या करना है,
एवरीडे प्रेजेंट रहना है, दैट्स इट। तो तुमको ये चीज का मेंटेनेंस रखने का है कि अब्सेंटीज्म जितनी कम रखेंगे उतना तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, उतना अच्छा रहेगा। उसका भी एक बहुत सिंपल तरीका करके दे देता हूं तुमको। क्या 6 से 6.5 महीना क्लास चलेगा, मोर और लेस 180 दिन या 200 दिन पकड़ लो, बराबर 200 दिन क्लास चलेगा। तो एवरी 2 days you are present, that is 1% probability that you are passing। अगर उल्टा, अगर तुम 2 दिन absent रहते हो तो तुम्हारी पासिंग परसेंटेज की प्रोबेबिलिटी 1% से कम हो जाती। बेसिकली तुम्हारे प्रेजेंटी, टेस्ट एंड सेल्फ स्टडी, मैं ये 3 पकड़ता हूं, 100% पासिंग की गारंटी। तीनों में भी जब तक वारंटी नहीं आती तब तक तुम नहीं करेंगे। एवरी 2 days प्रेजेंट इज इक्वल टू 1% पासिंग। एवरी 2 days प्रेजेंट इज इक्वल टू 1% पासिंग। एट द सेम टाइम एवरी 2 days एब्सेंट इज 1% पासिंग का कम हो जाएगा। एवरी टेस्ट 1 टेस्ट इज इक्वल टू 1% पासिंग। 100 पेपर तो आराम से हो जाएंगे तुम्हारे, आराम से। एंड सेल्फ स्टडी 1 day इज इक्वल टू 1% पासिंग। 100 दिन को पढ़ाई को मिलेंगे तुमको सेल्फ स्टडी को, तो एवरी डे इज 1% पासिंग। एवरी 2 days अटेंडेड इन द क्लास 1% पासिंग एंड 1 टेस्ट इज 1%। जब तीनों 1% मैच होंगे सो मेन 1% ऐड होगा। बहुत सिंपल है, अपने को तीनों जगह स्ट्राइक रेट मेंटेन करना है, प्रेजेंटी, टेस्ट एंड सेल्फ स्टडीज। ये प्रॉपर मेंटेन रखो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। और फर्स्ट डे से सिंसियरिटी रखो एंड बी द मोस्ट सेल्फिश पर्सन यू कैन बी इन योर लाइफ इन सीए इंटर। बाजू वाला क्या कर रहा है, अपने दोस्त क्या कर रहे, वो सब चीजें छोड़ दो। तुम प्रेजेंट है, तुमको जम रहा, भाड़ में गई दुनिया, सीधी बात। अपने को अपना देखने का पड़ेगा, मेरा दोस्त क्या कर रहा, वो क्या कर रहे, उनकी क्या प्लानिंग चल रही, वो क्या कर रहे, सब छोड़ दो, खुद के बारे में सोचो। वो सब कुछ कर लिया ना, रिजल्ट डे पे देखेंगे कौन फायदे में कौन नुकसान में। हमको, मैं 100 ने 200% गारंटी के साथ बोलता हूँ, जो मेरा प्लान फॉलो करेगा 100% फायदे में रहेगा। किसी के साथ भी कंपेयर करा के लो, ऑल ओवर इंडिया किसी भी बच्चे के साथ मैं प्लान लगा के दूंगा, एक आंसर प्लान लगा के देंगे, फॉलोअप रहेगा हर चीज का। कोई भी फैकल्टी पकड़ो, स्वप्निल सर, मैं, दिनेश सर, एकांत सर, किसी भी फैकल्टी को अपडेट देते रहना है। आफ्टर एवरी 15 days मिनिमम 1 टाइम फैकल्टी के साथ कांटेक्ट रखो। ये तुम्हारा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि तुम यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो। और सीए इंटर में सबसे ज्यादा मैटर यही करेगा, पर्सनल गाइडेंस। मेंटल ब्रेकिंग पॉइंट पूरे 6-7 महीने में बहुत बार आएंगे और सेल्फ स्टडी में तो उससे भी ज्यादा बार आएंगे। तो यहाँ पे मेंटल ब्रेकडाउन होने के बाद बच्चे खुद से सेल्फ फीलिंग के लिए 4 दिन लगाते, 3 दिन लगाते, कोई कोई छोड़ देते, सब कुछ होता है। तो ये गाइडेंस का फायदा तुमको उठाने का, ठीक है। तो यू आर ऑलरेडी इन एडवांटेज, यू हैव स्टार्टेड अर्ली एंड दिस इज योर डे 1 एंड योर प्रेजेंट। तो तुम बाकी लोगों से ऑलरेडी आगे आ चुके हो। ये ही स्ट्राइक रेट तुमको पूरे 6-7 महीना याद रखने का है कि कुछ भी चीज नहीं छोड़नी है, जो भी मिला सब कुछ खत्म कर डालने का। रेफरेंस बुक की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है रेफरेंस बुक की। मॉड्यूल एंड क्लास नोट्स आर इनफ। जो भी स्टूडेंट क्लास नोट्स करेगा, सिर्फ क्लास नोट्स, सिर्फ क्लास नोट्स 40 से 50 मिनिमम आ जाएगा। मॉड्यूल कर लो 60 तक आ जाएंगे। तुम्हारे पास पेपर्स कर लो 80 to 85 आ जाएंगे। आरटीपी एंड एमटीपी ऐड कर लो, तुम 90 तक आ जाते हो, 90 to 95। उसके आगे तुम्हारा टैलेंट लेके जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला। क्लास नोट्स आर इनफ फॉर पासिंग, 40-50 आराम से आ जाते क्लास नोट के बेसिस पे। सिर्फ मॉड्यूल ऐड कर लो, एग्जामिशन मिल जाएगा, गारंटेड है मेरे तरफ से। बॉन्ड पेपर में मैं आज भी साइन करके देता हूँ। अगर कोई बच्चा बोले क्लास नोट्स और मॉड्यूल करके गया और मैं फेल हो गया, नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं जैसे ही क्लास नोट्स कंप्लीट कर रहा तुमको एग्जाम पेपर ले रहा हूँ, तुमको तभी समझ में आएगा कि ऑलमोस्ट एग्जाम के क्वेश्चंस अपने क्लास में डिस्कस हो चुके हैं, तभी बच्चों को भरोसा आ जाता है। तो क्लास नोट्स एंड मॉड्यूल आर इनफ फॉर गेटिंग एन एग्जामिशन। पास पेपर तुमको 20 मार्क का ग्रेस दे देते, कॉन्फिडेंस देते, और आरटीपी एमटीपी बैलेंस 10। तो यही तुम्हारा सीक्वेंस है पढ़ाई करने का।
क्लास नोट्स कंप्लीट करते ही मॉड्यूल, मॉड्यूल कंप्लीट करते ही पास पेपर्स। तो ये तुमको इतना मिनिमम बेयर रिक्वायरमेंट तुमको रखने का है, नॉट विथ माय सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का ये पैटर्न याद रखो, पहले क्लास नोट, फिर मॉड्यूल, फिर पास पेपर्स, इसके बाद ही आरटीपी एमटीपी को टच करना, उसके पहले टच नहीं करना। स्टार्टिंग है 6-7 दिन तुमको सिर्फ फ्लो में लेके जाने के लिए है, जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे टाइम कम मिलेगा, क्लासेस के टाइम बढ़ेंगे। सो जिंदगी का सबसे टफेस्ट टाइम चालू होने वाला है, ये माइंड में रख के करना। इस साल की दिवाली, दशहरा, गणपति, तुम्हारे घर वालों की शादियां सब छोड़ देंगे, तुम सिर्फ 3 रीजन के लिए छुट्टियां ले सकते हो, सिर्फ 3। तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी खुद की शादी, और अगर पूरा नांदेड़ बंद है या इंडिया बंद है तो बस, इसके सिवा छुट्टी का कोई मौका नहीं है। तो ये बांध के चलना कि अपने को सुपर सिंसियर रहने का है, और हेल्थ को लेके खुद को ही कॉशियस रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीजों को बांध के रखो। और ये सीए इंटर में आ चुके हो, यू आर ऑलरेडी इनटू सीए इंटर, फाउंडेशन रिजल्ट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, ठीक है। तो ये बांध के चलना कि अपन ये सब में है, तो प्रिपरेशंस फर्स्ट डे से चालू रहना पड़ेगा। तो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट। और तुम्हारा चैप्टर 6 कॉस्ट शीट, ये दोनों भी एक ही चैप्टर के टाइम मिक्स होके पढ़ाएंगे अपन, बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट एंड कॉस्ट शीट। ये मॉड्यूल के हिसाब से चैप्टर 1 एंड चैप्टर 6 है, दोनों मर्ज होके मैं पढ़ाऊंगा, ओके। आज भले ही नहीं लाए, कल मेरे को सेपरेट नोटबुक दिखनी ही चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मैं क्वेश्चन आज से शुरू कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें चालू हो जाएंगे, तो तुमको टाइम में नहीं मिलेगा। तो आज सबसे पहले शॉपिंग करा लो, जो भी करने का है, नया कैल्सी खरीदने का है, नोट्स खरीदने हैं, पेन पेंसिल जो भी करने का है करा लो, जो भी करने का है, ये सब चीजें के लिए। नाउ सबसे पहले बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्टिंग एंड ये जो सब्जेक्ट है तुमको मोस्टली अकाउंट के जैसा फील होगा। अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग में कुछ भी नहीं है, मोस्टली सेम है। अकाउंट्स में तुम सबसे पहले क्या सीखे, जर्नल एंट्री। कॉस्टिंग में जर्नल एंट्रीज है क्या, यस। अकाउंट्स में लेजर बनाना सीखे, कॉस्टिंग में लेजर्स है क्या, यस। फिर उसके बाद उसकी ट्रायल बैलेंस बनाए, यहाँ पे बनाए, यस। वहां पे बैलेंस शीट बनाए, यहाँ पे बैलेंस शीट है क्या, नो, नो शीट, तो यहाँ पे कॉस्ट शीट है। तो वहां पे बैलेंस शीट है, यहाँ पे कॉस्ट शीट है। तो बेसिकली तुम्हारे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब यहाँ पे भी है। फिर सब ऑलरेडी वहां पे बना रहे थे, यहाँ पे क्यों बना रहे, डबल एफर्ट्स, एक बार पढ़े वो बस नहीं है क्या, वापिस से क्यों पढ़ रहे। हाँ, अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग में एक ही चीज है, ये लाइन जब समझ लेंगे पूरा कॉस्टिंग तुमको वही घूमते फिरते दिखेगा। अकाउंट्स इज लाइक अ पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये क्या रहता पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बताओ कब आता पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मरने के बाद क्या करते उसमें, पूरा चेक करते बॉडी को, क्या निकालते, अरे बाबू हाँ मेन क्यों कर रहे पोस्टमार्टम रिपोर्ट, रीजन, क्या चीज का रीजन, ये मरा क्यों है, मैं जान के क्या कर लूंगा, मरा क्यों है। तो बेसिकली अकाउंट्स इज लाइक अ पोस्टमार्टम रिपोर्ट। क्या, 31 मार्च ईयर एंडेड, डेड, भाई साल खत्म हो गया, अब तू बता रहा पिछले साल प्रॉफिट हुआ है कि नुकसान हुआ है, मालिक है वो, पता है उसको नुकसान हुआ है प्रॉफिट हुआ है, तू क्या बता रहा, सिर्फ नंबर बता रहा। अकाउंट्स ये तुम्हारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पिछले साल क्या हुआ मेरे को बता रहा, मेरा बिजनेस है, तू मेरे को क्या बता रहा, मेरे को पता है उसमें क्या हुआ है, तू सिर्फ स्ट्रक्चर्ड वे में बता रहा। हाँ ये प्रॉफिट हुआ, नुकसान हुआ, ये सेल हुआ, ये खर्चे, हाँ भाई मैं मेरे खुद से जेब से पैसे भरा, मेरे को नहीं पता क्या। तो अकाउंट्स तो पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, और जान के भी क्या कर लूंगा, कोई डिसीजन ले पाता क्या मैं, नहीं। सो उसको बचाने के लिए कॉस्टिंग आया। मन को बहुत पक्का बना लो, मैं अकाउंट्स की बहुत धिजा उड़ाऊंगा पूरे कॉस्टिंग में। क्यों, क्योंकि अकाउंट्स एकदम फालतू चीज है,
जिसका कोई मेरे बिजनेस में कोई यूज ही नहीं कर सकता। मैं, मुझे बिजनेसमैन एज अ मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट कितना हुआ ये जानना है, बीइंग अ बिजनेसमैन, या कितना हो सकता ये जानना चाहिए। तो अकाउंट्स तो बताता ही नहीं है क्या हो सकता। अब से फॉर एग्जांपल इतने बैलेंस शीट पी एंड एल बनाए तुम लोगों ने, बनाए ना। अब मेरे को बताओ, सामने वाला दुकानदार है, चिप्स के पैकेट बेच रहा, बिस्किट बेच रहा, कोल्ड ड्रिंक बेच रहा, सब कुछ बेच रहा। ओके, अकाउंट्स क्या बताएगा, साल के एंड में भाई तेरे को कितना प्रॉफिट हुआ। ओके, अकाउंट्स ये बताएगा कि चॉकलेट बेच के कितना प्रॉफिट हुआ, बिस्किट बेच के, वेफर्स बेच के, बताएगा। ओके, मैं प्रॉफिट कैसे बढ़ाऊं ये बताएगा। तो मैं क्यों करा अकाउंट्स, मेरे को प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बता रहा है भाई। सिंपल सी बात है, चॉकलेट बेच के मुझे नुकसान हुआ, वेफर्स बेच के प्रॉफिट हुआ। देखो, सपोज मैंने बिस्किट्स बेचे और 30 रुपए का नुकसान हुआ, चॉकलेट बेच के 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और कोल्ड ड्रिंक्स बेच के मुझे 70 रुपए का प्रॉफिट हुआ। टोटल प्रॉफिट कितना, 120। फाउंडेशन नहीं, 10वीं फेल होते। कितना हुआ प्रॉफिट, 90 का प्रॉफिट हुआ। अकाउंट्स क्या बताएगा, 90 का प्रॉफिट हुआ। बट कॉस्टिंग ये बताएगा कि बिस्किट से 30 का नुकसान हुआ, चॉकलेट से 50 का प्रॉफिट हुआ, कोल्ड ड्रिंक से 70 का प्रॉफिट हुआ। तो कॉमन सेंस क्या बनता है बताओ, अगर ये तुम बिजनेसमैन तुम है तो तुम क्या करेंगे, बोलो बोलो बोलो, लॉजिक लगाओ। कोल्ड ड्रिंक ज्यादा बेचेंगे, ओके गुड, और क्या करेंगे, बिस्किट्स को बंद कर देंगे। ओके, मैंने ज्यादा दिमाग में नहीं लगाया, सिर्फ बिस्किट्स को बंद किया तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट 120 हो जाएगा क्या, हो जाएगा। ये कॉस्टिंग बताएगा। तो कॉस्टिंग का मेन काम क्या है, डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करना। बिजनेसमैन को सिर्फ नंबर मत बताओ भाई, उसको डिसीजन लेने के लिए हेल्प भी तो करो। कोई सोचा भी नहीं रहेगा कि बिजनेस कम करने से प्रॉफिट बढ़ेगा, बढ़ सकता कि नहीं, बिस्किट सेक्शन बंद कर दो प्रॉफिट बढ़ गया। तो ये तो कॉस्टिंग बताएगा, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी लेके। तो तुमको क्या करना है, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को बढ़ाना है, बिजनेस लॉस वाले बिजनेस को बंद कर देने का है। अकाउंट्स ने तो कभी तुमको प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट बताया ही नहीं, तो कोई डिसीजन ले ही नहीं सका, तो प्रॉफिट बढ़ेगा ही नहीं। तो कॉस्टिंग जो है प्रोडक्ट वाइज, तुमको जैसा तुम बैलेंस शीट पेंडल बनाते, एक याद रखो, यहां का एक स्टेटमेंट है, इसको कॉस्ट शीट बोलते। क्या बोलते हैं, कॉस्ट शीट। ये कैसे बनेगी, एक बिजनेस की कितनी बैलेंस शीट बनती है, एक बिजनेस की कितनी बैलेंस शीट बनती है, एक, कितने बार बैलेंस शीट बनाते, साल में एक बार मोस्टली, बराबर। अगर लिस्टेड एंटिटी थे तो क्वार्टरली बनाते, ये बनाते, वो सब छोड़ दो। पर जनरली, इन जनरल, साल में एक बैलेंस शीट बनती है और बिजनेस की एक ही बैलेंस शीट होती है, बराबर बराबर। कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट होता है जैसे बैलेंस शीट होती है, बट कॉस्ट शीट एक बिजनेस की एक नहीं होती है, जितने प्रोडक्ट उतनी कॉस्ट शीट्स। अगर मैं सामने वाले दुकानदार का एग्जांपल लूं, बिस्किट की अलग कॉस्ट शीट, कोल्ड ड्रिंक की अलग कॉस्ट शीट, चॉकलेट्स की अलग कॉस्ट शीट, और भी कोई प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट शीट, कितने बने, 4 प्रोडक्ट है तो कितने कॉस्ट शीट, 4। कितने बार बनेगी, एक बार नहीं बनेगी। साल में क्या होगा इसके लिए देखने के लिए मैं पहले बना के बैठूंगा एक बार, क्या हुआ देखने के लिए बाद में बनाऊंगा 2 बार। तो बेसिकली कॉस्ट शीट जनरली प्रोडक्ट वाइज बनती है, साल में मिनिमम 2 बार बनती है, होने के पहले, होने के बाद। होने के पहले जानने के लिए कि क्या हो सकता है, और ये देखने के लिए क्या हो गया, और उसका रीजन देखूंगा मैं, क्या कारण थे जिसकी वजह से कॉस्ट शीट चेंज हो गई। तो एनालिसिस के लिए और एक बार, तो याद रखो कि बैलेंस शीट तुम्हारे मन में बैठे वाली कि एक ही बार बनाते, एक ही बार बनाते, एक ही बार बनाते। कॉस्टिंग में एनालिसिस एक बार नहीं 2 बार होता है मिनिमम, एक बार होने के पहले, एक बार होने के बाद। और बिजनेस की जनरली एक ही बैलेंस शीट होती है। यहाँ पे कॉस्ट शीट, जितने प्रोडक्ट उतनी कॉस्ट शीट, जितने सर्विसेज
उतनी कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट की कमी नहीं है, दुनिया भर के कॉस्ट शीट्स बनते रहते हैं। और ये कॉस्टिंग अकाउंट्स का मेन डिफरेंस क्या है? अकाउंट सब कुछ खत्म होने के बाद आता है पोस्टमार्टम बनाने के लिए, और कॉस्टिंग होने के पहले। और कॉस्टिंग का मेन काम क्या है? डिसीजन मेकिंग करना कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, ये सब जानने के लिए कॉस्टिंग बनता है। बिजनेसमैन का फ्रेंड है कॉस्टिंग और दुश्मन है अकाउंट। ठीक है, सिर्फ खर्चा कराया, कुछ बताया तो है नहीं। ये तो सब मदद भी कर रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ा के दे रहा है, हेल्प भी कर रहा है, तो कॉस्टिंग। और ये अकाउंट्स के जैसा ही सेम कुछ है। ओके, नाउ अपने थोड़ा सा मैं इधर उधर भी जाऊंगा रेलेवेंस के हिसाब से। देखो कि अपने संस्कृति के हिसाब से एवरी ह्यूमन बीइंग और फॉर द सेक एवरी क्रिएचर इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। किसी को पता है 5 एलिमेंट्स? क्या 5 एलिमेंट्स है? बहुत अच्छी बात है, सिर्फ पान थूक के बोलो। हाँ, क्या बोले? कौन से 5 एलिमेंट से बनता? सॉइल, जमीन, हवा, पानी, आग, आकाश। अग्नि, जल, वायु, आकाश और जमीन, ये 5 एलिमेंट से बनता। सब कॉस्टिंग इज पढ़ा रहे ना? हाँ, कॉस्टिंग इज पढ़ा रहा हूँ। कोई भी चीज अर्थ पे बनी है तो ये 5 एलिमेंट से बनी है। तो कॉस्टिंग में कोई भी चीज बनी है वो 3 एलिमेंट से बनी है। तो ये 3 एलिमेंट भूलना नहीं। कौन से 3 एलिमेंट से कॉस्टिंग बनता है? मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। ये तीनों वर्ड्स भूलना नहीं। जैसे 5 एलिमेंट से कोई भी चीज बनती है। पूरा कॉस्टिंग चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 15 तक ये 3 वर्ड तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। सर ये ओवरहेड्स क्या है? ओवरहेड्स कुछ भी नहीं है, ये एक्सपेंसेस को वर्ड यूज करते हैं। एक्सपेंसेस को वर्ड्स क्या है? ओवरहेड्स। आज से एक्सपेंस कॉस्टिंग में नहीं यूज करना है। क्या वर्ड यूज करना है? ओवरहेड्स। कोई भी चीज 3 ही चीजों से बनेगी, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। ओके, तो अगर इतना बेसिक है, इतने बेसिक एलिमेंट्स है जिससे कॉस्टिंग बनता है, तो क्या लगता है इन एलिमेंट को पढ़ना चाहिए कि नहीं? यस, पढ़ना बनता है। तो बेसिक देखो, अपन एक एक एलिमेंट के ऊपर एक एक चैप्टर बनेगा। मटेरियल इज योर चैप्टर 2, लेबर इज योर चैप्टर 3, ओवरहेड इज योर चैप्टर 4। तो पहले ये एलिमेंट्स के पढ़ने से शुरुआत होगी तुम्हारी। तो ये एक एक एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला एलिमेंट क्या है? मटेरियल। और बोलते समय थोड़ा ढंग से बोलना, मटेरियल नहीं बोलना, मीनिंग चेंज होता। ठीक है, मटेरियल। तो देर आर 2 टाइप ऑफ मटेरियल। तो कौन से दो है? पहला डायरेक्ट एंड दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। अब बेसिक समझो, डायरेक्ट मटेरियल किसको बोलते हैं और इनडायरेक्ट मटेरियल किसको बोलते हैं। 3 कंडीशंस है। कौन से 3 कंडीशंस है? अगर एखादी चीज बिजनेसमैन के थ्रू कस्टमर तक पहुंचती है तो चांसेस है कि वो डायरेक्ट मटेरियल है। तो डायरेक्ट मटेरियल बोलने का पहला कंडीशन क्या है? बिजनेसमैन से कस्टमर तक पहुंचना चाहिए। दूसरा, वैल्यू उसकी निग्लिजिबल नहीं होनी चाहिए। व्हाट डू बाय द वर्ड निग्लिजिबल? बहुत ही हाई वैल्यू। हाँ तो बोलो ऐसा, तो बहुत ही कम वैल्यू, निग्लिजिबल नहीं होनी चाहिए। निग्लिजिबल नहीं होना चाहिए, कस्टमर तक जाना चाहिए,
एंड तीसरा वो मैं तुमको पूछ के डिसाइड करूंगा। तो पहले तुम बताओ, अकाउंट्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस सीखे क्या? सीखे ना? 12वीं पास हुए? अब मुझे बताओ फिर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस में का क्या फर्क है? रिलेटेड टू प्रोडक्शन डायरेक्ट एक्सपेंस, और जो प्रोडक्शन की रिलेटेड नहीं है वो सामने वाला दुकानदार कुछ प्रोडक्शन कर रहा क्या? नहीं, तो मतलब उस दुकानदार के लिए कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। अभी तो तुम बोले तुम्हारे डेफिनेशन के हिसाब से जो प्रोडक्शन के रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंस है वो सामने वाला प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो उसको कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है ही नहीं। जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है वो डायरेक्ट एक्सपेंस, ऑफिस के रिलेटेड है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ऐसा बीसीए क्या ट्रेड करता है? सर्विसेज ट्रेड। मैं किधर से लेके किसी को देता हूँ। ट्रेड का मतलब क्या होता है? किसी से लेना किसी को देना। तो बीसीए ट्रेड तो कर रहा नहीं है, मतलब बीसीए के लिए कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। तुम अकाउंट सच में पास हुए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस का फर्क नहीं पता? प्रोडक्ट को ट्रेस कर सकते, पर प्रोडक्ट जो निकाल सकते वो डायरेक्ट एक्सपेंस, और जो पर प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पक्का? लॉक किया जाए? बीसीए के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस टीचिंग है कि नहीं? मेरा खर्चा बीसीए के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है पर स्टूडेंट में। इसको 2 सेकेंड देखा, इसको 4 सेकेंड देखा, इसको 10 सेकेंड देखा, पर स्टूडेंट निकलेगा क्या कॉस्ट? तो तुम तो बोले पर जो पर प्रोडक्ट निकलता वो डायरेक्ट एक्सपेंस। सामने वाला किराना दुकान कुछ बना रहा क्या? मैं तो सीधा अकाउंट्स के हिसाब से पूछा भाई, तुम बताओ। हाँ, ये है करेक्ट वर्ड। तो पहले बेसिक्स बहुत क्लियर करो। बिजनेस के कोर एक्टिविटी की रिलेटेड खर्चे हैं तो डायरेक्ट, कोर एक्टिविटी की रिलेटेड नहीं है इनडायरेक्ट। अब देखो, सामने वाले दुकान का मेन कोर एक्टिविटी क्या है? माल खरीद के बेचना। तो माल खरीदी का डायरेक्ट एक्सपेंस, बाकी इनडायरेक्ट। बीसीए का कोर एक्टिविटी है टीचिंग करना, तो टीचिंग के रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंस, बाकी सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग का मैन्युफैक्चरिंग काम होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंस, बाकी सब इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्क क्या है? कोर एक्टिविटी से रिलेटेड होना चाहिए। मन में कुछ भी गलत मत बिठाओ। प्रोडक्शन के लिए ट्रेडिंग वाले को क्या संबंध है? सर ट्रेडिंग के रिलेटेड रहा तो सर्विस इंडस्ट्री का क्या संबंध है फिर? तो कोर इंडस्ट्री के रिलेटेड होना चाहिए। कोर बिजनेस का जो काम है वो डायरेक्ट, बाकी सब इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल बनने के लिए क्या चीज होना चाहिए? कि वो कोर एक्टिविटी से रिलेटेड होनी चाहिए, तो डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। समझा? नहीं समझा? लिखो, नोटबुक ओपन करो, हेडिंग दो। क्या हेडिंग देते? बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट। बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट। एंड लगेज लिखो उसमें, एंड कॉस्ट शीट, एंड कॉस्ट शीट, SHEET। लिखे? हाँ, क्या बोले? ओके, हाँ। फर्स्ट लिखो, बेसिक 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग। बेसिक 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग।
basic three elements of costing. First, material. दूसरा, लेबर. तीसरा, ओवरहेड्स. ब्रैकेट में लिखो एक्सपेंसेस. ब्रैकेट में लिखो एक्सपेंसेस. लिख दिए? ओके. हाँ, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, हाँ, एक्सपेंसेस. उसके अंदर फर्स्ट आओ नीचे. मटेरियल. मटेरियल. मटेरियल के दो पार्ट, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल. उसके अंदर फर्स्ट डायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल. तो डायरेक्ट मटेरियल के लिए तीन कंडीशंस हैं. कौन सी? पहली, फर्स्ट कंडीशन. और ये एग्जाम के लिए नहीं है, कुछ कुछ चीजें मैं बता देता हूं. एग्जाम में तुमको मॉड्यूल से ही लिखना है. नोट्स में जो भी लिखा है वो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, कि तुमको समझ में आना चाहिए. एक बार तुमको समझ गया तो तुम प्रैक्टिकल क्वेश्चन बराबर सॉल्व कर सकते हो. बट ये लिखा के दे रहा हूँ, ये एग्जाम में प्लीज मत लिखना. ऐसी चीज है, कस्टमर तक जाना चाहिए, तो ऐसा एग्जाम में मत लिखो. द मटेरियल शुड गो टू द कस्टमर, ऐसा कुछ भी आगाऊपना नहीं लिखने का है. ये सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय तुमको समझ में आना. तो ये क्लियर कर दे रहा हूँ पहले से. ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है? हाँ, मटेरियल कस्टमर तक जाना चाहिए. और हिंदी में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझना है. अपने को किसी को इम्प्रेस नहीं करने का. मटेरियल कस्टमर तक जाना चाहिए. दूसरा, वैल्यू निग्लिजिबल नहीं चाहिए या स्मॉल नहीं चाहिए. वैल्यू स्मॉल और नेग्लिजिबल नहीं चाहिए. स्मॉल और नेग्लिजिबल नहीं चाहिए. नेक्स्ट, कोर एक्टिविटी से रिलेटेड चाहिए. कोर एक्टिविटी से रिलेटेड चाहिए. ओके, आराम से सोच समझ के बोलना. तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए तो क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल. इनडायरेक्ट मटेरियल बनने के लिए क्या होना पड़ेगा? तीनों में से एक फेल होना या तीनों के तीनों फेल होना? वेरी गुड. अगर तीनों में से एक भी कंडीशन अगर टूटती है तो वो क्या बन गया? इनडायरेक्ट मटेरियल. लिखो, अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो इनडायरेक्ट. अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो इनडायरेक्ट मटेरियल. ओके,
फॉर एग्जाम्पल इस रिमोट के लिए डायरेक्ट मटेरियल क्या रहेगा बताओ? प्लास्टिक, यस। अंदर का रबर, यस। अंदर की सेल बैटरीज, यस। थर्ड, और रबर हो गया ना। अंदर का एक मदरबोर्ड ग्रीन कलर का रहता, सिलिकॉन चिप। ओके, सिलिकॉन चिप, यस। तो ये सब अंदर का कुछ मेटल पार्ट है, तो वो सब, ये सब डायरेक्ट मटेरियल हुआ क्या? समझे क्या? ओके। अब ये डायरेक्ट दुकानदार ऐसे बेचता, या इसको कुछ पन्नी बिन्नी में बांध के देता, या कुछ बॉक्स में डाल के देता? पैक करके देता कि नहीं देता? तो पैकिंग मटेरियल तुम्हारे हिसाब से सोच के बताना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नेग्लिजिबल कॉस्ट। तुम सच में पन्नी समझ लिया यार, थोड़ा अच्छी वैल्यू पे रहती है। हाँ, तो देखो, पैकिंग मटेरियल कस्टमर तक जाता है क्या? यस। दूसरा, निग्लिजिबल वाले होता है का? नो। पैकिंग के कॉस्ट बहुत ज्यादा हाइक होता है। एक दो एग्जांपल दे देता हूँ। फ्रूटी, 10 रुपए की फ्रूटी पीते हो, तो जो टेट्रा पैक है वो 4 रुपए का है, और अंदर जो फ्रूटी है वो 1.5 रुपए की है। तो फ्रूटी से महंगा तो पैकिंग मटेरियल होता है। ठीक है। कोलगेट, शैम्पू का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। शैम्पू बॉटल जो तुम खरीदते हो, वो बॉटल होती है 25 रुपए का, अंदर शैम्पू होता है 8 रुपए का। ठीक है। तो इसकी वजह से सैशेज आर चीप कंपेयर टू द बॉटल। सो पैकिंग मटेरियल गलती से भी सोचना नहीं कि चीप होता है, निग्लिजिबल तो बिल्कुल भी नहीं। तो पैकिंग मटेरियल इज महंगा। ओके। कोर एक्टिविटी से रिलेटेड है क्या? सर कोर एक्टिविटी तो नहीं, यस है। अदरवाइज प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं होगा बिना पैकिंग मटेरियल। शक्कर लेने गए, पैकेट में पैक तो करके देगा, पुड़ी तो बांध के देगा, अदरवाइज लेके कैसे जाएंगे? शक्कर का तो एक बार का ठीक है, तेल नहीं ना। सो पैकिंग मटेरियल कस्टमर तक जाना जरूरी है, निग्लिजिबल वैल्यू नहीं रहता, अच्छा खासा प्राइस होता है, और कोरेक्टेड, इसलिए पैकिंग मटेरियल क्या है? डायरेक्ट मटेरियल है। ओके। तो ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अभी दिमाग लगाओ, एक क्वेश्चन है, किधर? तुम्हारे नोट्स में पलटो। क्वेश्चन नंबर, ये देखो पेज नंबर 14 है क्या? चेक करो, यही क्वेश्चन दिख रहा क्या? दिख रहा? तो उसमें 11 चीजें हैं, तुमको क्या लिखने का है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, DIDI पेंसिल से अब लिखो। वहां पे जो भी तुमको फील होता, मैं डिस्कस करूंगा, तुमको क्या फील होता वो लिखो। कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है, जो भी फीलिंग हो रहा वो लिखो वहां पे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट।
लिखे? हो गए? हो गए? हाँ, 5वें नंबर का क्या समझा तुमको? हाँ, ओके, किसी को भी पता है क्या उसका मतलब? ओके, मैं समझाता हूँ। इनगॉट्स यूज्ड बाय फाउंड्री मेकिंग कास्टिंग। तो उसमें से 3-4 शब्द नहीं समझे, यूज्ड समझा, बाय समझा, ए समझा और मेकिंग समझा। ओके, कास्टिंग भी समझा। कास्टिंग मतलब मूवीज में सर किसी एक्टर को लेते तो कास्ट करते हैं। ओके, कास्टिंग का मतलब होता है अलग अलग शेप के मेटल के पार्ट्स, उसको कास्टिंग बोलते हैं। फाउंड्री मतलब जहाँ पे ठोका टाकी होती है। तो ऐसे मूवीज वगैरह में देखते रहेंगे, ऐसा वो गरम लोहा ऐसा तप के आता, ऊपर से हथौड़ा मारते किधर तो करते। तो वो जिस जगह पे होता है उस जगह को फाउंड्री ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर भट्टी है, भट्टी में से लोहा पिघल के आ रहा है, कोई हथौड़ा फेंक के मार रहा है लोहे पे, सो वो फाउंड्री हुआ। कास्टिंग प्रोडक्ट्स। इनगॉट्स, इनगॉट्स मतलब रॉ फॉर्म ऑफ मेटल। अभी ज्वेलरी के शॉप के लिए गोल्ड बिस्किट्स आर इनगॉट्स। ठीक है। चांदी अगर देखे रहेंगे तो ईट के फॉर्मेट में आती है, तो वो हो गई इनगॉट। इनगॉट मतलब रॉ मेटल का टुकड़ा। ठीक है। हाँ, तो सोच समझ के। हाँ, ओके। ऑयल यूज्ड फॉर लुब्रिकेटिंग ऑयल मशीन। क्या लग रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? आई और डी? आई। देखो सबसे पहले तो ये मशीन के अंदर, अभी सपोज फैन तुम्हारा घर पे आवाज कर रहा, तो उसके अंदर तुम थोड़ा सा तेल वगैरह ऑयल वगैरह डाल देते तो आवाज करना कम कर देता है। तो ये अपन मशीन के जरिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट बेचते हैं, कि मशीन बेचते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं। तो ये कस्टमर तक जा रहा क्या ऑयल? नहीं जाता, कि नहीं जाता? नहीं जाता। कस्टमर तक जा रहा ही नहीं है तो डायरेक्ट कैसे? तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट। तो शेटर के अंदर वो ग्रीस लगाते हैं। हाँ, तो वो ग्रीस हम स्टूडेंट को लगा लगा के नहीं भेजते, तो वो उधर ही रहेगा। तो बेसिकली वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट। बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, कस्टमर के लिए नहीं, इनडायरेक्ट। वायर फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक मोटर। अभी इलेक्ट्रिक मोटर बेचेंगे तो उसके अंदर वायर रखेंगे कि निकाल देंगे? रखेंगे ना, तो उसके सिवा मशीन कैसी चलेगी? डायरेक्ट। बॉटल्स यूज फॉर फिलिंग अ सॉफ्ट ड्रिंक। कैसे, अभी डिस्कस किया वाला कौन सा एग्जांपल है? पैकिंग मटेरियल। थम्स अप की कॉस्ट 1.5 रुपया, वो कांच की बाटल आती है 7-8 रुपए की, तो वो डायरेक्ट। गनी बैग्स यूज इन फिलिंग शुगर। गनी बैग्स मतलब, हाँ थैले पोत, तो बेसिकली वो क्या है, डायरेक्ट। इनगॉट्स यूज इन फाउंड्री मेकिंग कास्टिंग। इतना समझाया, अभी आंसर तो दो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। मेटल के अलावा प्रोडक्ट बनेगा क्या? नहीं। कुशन सीट्स टू बी फिक्स्ड इन अ पैसेंजर कार। डायरेक्ट। बिना सीट की कार मिलेगी क्या? चटाई डाल के बैठो बोले मस्त। हाँ, नहीं, डायरेक्ट। स्पीकर्स इन मोबाइल हैंडसेट। हाँ। शुगर केन यूज्ड इन शुगर मेकिंग। डायरेक्ट। पेपर यूज इन प्रिंटिंग बुक। नेल्स यूज्ड इन अ शू। बिना नेल्स के शूज बन सकता क्या? फिर भी इनडायरेक्ट। क्यों? नेल्स की कीमत क्या है? निग्लिजिबल वैल्यू। शूज में मेन कीमत किसकी होती है, लेदर, फोम, खिल्ली की रहती है कुछ कीमत? नहीं, निग्लिजिबल, इसलिए इनडायरेक्ट। मिल्क यूज इन मेकिंग आइसक्रीम। डायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फर्क समझ में आ रहा? सर क्या होता है फर्क, कुछ भी नहीं।
उसके सिवा बराबर कॉस्ट शीट नहीं बनेगी। तो हर चीज बेसिक से बहुत क्लियर होनी चाहिए कि क्या डायरेक्ट है और क्या इनडायरेक्ट है, अदरवाइज कॉस्ट शीट की कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। समझा क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट? पहला एलिमेंट मटेरियल से इंट्रोड्यूस हो गए, कॉस्टिंग से इंट्रोड्यूस हो गए। ओके, तो कल सबके पास नेटबुक अलग, कैलसी विलसी सब चीजें सब कुछ चाहिए, प्रॉपर हर चीज बना के रेडी रख के आओ। ऐसा कुछ नहीं है एक दो दिन इंट्रोडक्शन चलेगा, टाइम पास चलेगा, कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट हो जाएंगे। कल परसों से तो क्वेश्चन चालू हो जाएंगे तुम्हारे 10-10 मार्क के मेन एग्जाम के, ठीक है? सो प्रिपेयर्ड, आ गए, फुल पढ़ाई के साथ इंटरेस्ट के साथ ही चालू करना है।